डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 8 के सभी छात्रों को विषय समाज विज्ञान के उपविषय इतिहास के अध्याय 4 में जो हमारा अध्याय है वह है भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। यानी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई, उसने किस प्रकार से इससे पहले अध्याय में आपने समझा कि किस प्रकार कंपनी ने अपना विस्तार किया। धीरे सबसे पहले सूरत में आई, उसके बाद अनेकों जगह अपने अपने कार्य उसने बढ़ाए, फिर धीरे धीरे बंगाल पर कब्ज़ा किया और उसके बाद अब कंपनी अपने कार्य को किस प्रकार से तेज़ी यानी गति देने का कार्य कर रही है। तो ये अध्याय हमारा भारत में कंपनी का प्रभाव यानी भारतवर्ष के अंदर कंपनी किस किस रूप में अपना प्रभाव छोड़ सकी, किस किस प्रकार से उसने शासन को अलग अलग रूप से देखा और अलग अलग उसके अंदर सुधार करते गए अलग अलग समय पर। तो इसमें आपको याद होगा कि इसमें एक युद्ध हुआ प्लासी का, जो हुआ था सन 1757 ईस्वी में। सन 1757 ईस्वी से लगभग सन 1857 यानी जिस समय भारत में आज़ादी के लिए प्रथम संग्राम हुआ था, तब तक लगभग 100 वर्ष तक कंपनी ने अपना स्थायित्व सही रूप से जमाया और भारत में अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए नए उसके अंदर कानून उसने लागू किए। यह कंपनी ने सही भांति सही रूप से अपना कार्य करते गए। उसके बाद धीरे धीरे कंपनी पहले बंगाल में थी, उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बहुत अच्छी तरीके से प्रभुत्व जमा लिया, अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया और भारत के अंदर जो रहने वाले लोग थे उनको धीरे धीरे उसने सताना शुरू कर दिया। इसी में आगे बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था ने, एक बंगाल राज्य एक, लेकिन उसमें शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग रूप उन्होंने दिए। कहीं शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, कहीं पर शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। इसी में इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य, कंपनी ने इसी के अंदर वहाँ राजस्व वसूली के लिए अलग अलग लोगों को रख दिया। राजस्व की तरफ से कर वसूला जाता था। ये एक उसने अपने प्रशासन में एक नया अध्याय को जोड़ा। इसके साथ ही कंपनी के पास अधिकार थे। वहाँ का जो नवाब था उससे ऐसा कॉन्टैक्ट कंपनी ने किया कि किसी भी कार्य करने का अधिकार तो कंपनी के पास था, परंतु उसकी कोई दायित्व नहीं था, कोई जिम्मेदारी कंपनी की नहीं थी। कार्य सही होता तो सही नहीं होता तो नहीं। नवाब के पास दायित्व था, जो वहाँ के उस समय नवाब थे उनके पास कार्य का दायित्व था, लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं था। किसी भी कार्य को वो अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं कर सकते थे। कंपनी के पास अधिकार था लेकिन दायित्व नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी का उनको कोई मतलब नहीं था। वो सब नवाब पर छोड़ दी। लेकिन नवाब किसी भी कार्य को, नवाब आप समझते हैं जो उस समय बंगाल के वहाँ के राजा कह सकते हैं, आप नवाब कह सकते हैं, वो वहाँ उस समय शासन में थे, लेकिन ज़्यादातर सारे अधिकार कंपनी ने अपने हाथ में ले लिए थे। इसके बाद इसी दौरान 1769-1770 ईस्वी में अकाल पड़ना, यानी बंगाल में एक अकाल की स्थिति पैदा हुई। बंगाल के अंदर उस वर्ष वर्षा बहुत कम स्थिति में हुई और अनाज बहुत कम पैदा हुआ। इसके बाद भी दूसरे देशों को वहाँ से अनाज कंपनी के द्वारा भेजा जाता था, यानी वहाँ से उसका वो लोग निर्यात करते थे। लेकिन वहाँ पर रहने वाले जो गरीब लोग थे उनको वहाँ खाने के लिए अनाज की पूर्ति नहीं हो सकी। इसी में आपको इस चित्र के माध्यम से इधर देखिए आप, अकाल पीड़ित लोग, यानी ये स्थितियां थी। इतने लोग वहाँ कमज़ोर हो गए थे कि उनकी स्थिति उस समय के रिकॉर्ड के अनुसार 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग उस समय मृत्यु हुई थी अकाल के कारण मृत्यु हुई थी। जिसमें इसके बाद इसी दौरान
जनता के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य, यानी इसी ये जो चल रहा था उस समय का दौर, अकाल के समय सरकार ने जनता के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। जनता केवल मरती रही और सरकार और कंपनी के लोग अपने कार्यों में व्यस्त रहे। इसी में जो कंपनी के कुछ पदाधिकारी थे उन्होंने अपने रिश्वत खाना, अलग अलग अपनी जेबों को भरना और कंपनी को भी ज़्यादा लाभ नहीं पहुंचा सके। इसीलिए कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से 10 लाख पाउंड ऋण की मांग की। 10 लाख पाउंड ऋण की मांग उस समय कंपनी के अधिकारियों ने वहाँ पर कर दी, जिससे वहाँ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको भी ये लगा कि अब यहाँ पर कार्य सही रूप से नहीं हो रहे। इसके उपरांत कंपनी ने एक दूसरा एक्ट पारित किया, जिस एक्ट को हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। यह 1773 ईस्वी में पास हुआ और यह भारत में लागू हुआ। यह एक्ट कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के लिए बनाया गया। यानी कंपनी जो अपनी गतिविधियां करती है, जो कार्य करती है, उस पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जा सकता है और किस प्रकार उन कार्य को निर्देशित किया जाएगा, ये इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने लागू किया। जितने भी कानून या किसी प्रकार के जो भी कंपनी को अंकुश लगाने का कार्य किया जाता था, वो केवल ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था। वहीं से वो व्यक्ति अपना चुनकर भेजते थे और वो यहाँ आकर अपना कार्य करता था। इसके बाद इस एक्ट में यह भी आया कि कंपनी के डायरेक्टर से कहा कि राजनीतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी तथा ब्रिटिश संसद, यानी ये सभी लोग ब्रिटिश संसद में रखे जाएं। ये जितने भी लोगों के पद हैं, इनको आप ब्रिटिश संसद में, जिस समय संसद सत्र होता है ब्रिटिश का, वहाँ पे इन सबको भेजेंगे और ये अपना ब्यौरा वहाँ पर संसद भवन में देंगे। कंपनी के अधिकारी इंग्लैंड वापस लौटने पर जो भी कंपनी का अधिकारी भारतवर्ष में कार्य करेगा, इस एक्ट के माध्यम से ये भी कहा गया कि जो भी ऊंचे पद पर या प्रशासनिक पद पर जो भी व्यक्ति इस कंपनी में यहाँ भारतवर्ष में कार्य करेगा, जब वह ब्रिटिश वापस लौटेगा, यानी जब वह अपने देश को वापस लौटेगा, तो अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा, यानी उसके पास जब गया था तब कितनी संपत्ति थी और जब वहाँ से लौट कर आया तो कितनी संपत्ति थी। यह इसलिए किया गया क्योंकि इससे पहले जो कंपनी के पदाधिकारी थे उन्होंने भ्रष्टाचार से बहुत धन अपना कमा लिया और कंपनी को उन्होंने घाटे में ढकेल दिया। जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया कि कंपनी ने 10 लाख पाउंड की डिमांड ब्रिटिश सरकार से की थी, इसीलिए उन्होंने ये नियम बनाए। इसके आगे इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को, यानी जो बंगाल का जनरल गवर्नर था, उसको संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत उसको संपूर्ण भारतवर्ष का गवर्नर नियुक्त किया गया। इसके बाद इस कंपनी नियुक्त किया गया न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए, यानी अच्छी करने के लिए और पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण भी कराया गया। ये भी इसी एक्ट के तहत हुआ है। इसके आगे इस एक्ट के तहत चेन्नई, जिसको हम दूसरा नाम मद्रास बोलते हैं, और मुंबई, इस समय आजकल बम्बई कही जाती है, के जो शहर थे उसके प्रेसिडेंटों को गवर्नर जनरल बंगाल के अधीन कर दिया गया। यानी उसके भी जो प्रेसिडेंट थे, उन दो शहरों के जो कंपनी के वहाँ नियुक्त किए गए थे, उनको भी जो बंगाल का जनरल गवर्नर था उसके अधीन कर दिया। यानी जो भी आप कार्य करोगे इनके तहत ही आपको कार्य करने होंगे, अधीन कर दिया। इसके बाद अगला कानून हमारा आता है चार्टर्ड एक्ट 1793।
यानी यह चार्टर्ड एक्ट पास हुआ 1793 में। इस एक्ट से गवर्नर जनरल को अधिकार मिला कि वह जितने भी गवर्नर जनरल था, जितने भी परिषद होते हैं, जो परिषद वहाँ से किसी भी कार्य को स्वीकृति दे देते हैं, उसको बदलने का अधिकार, उस परिषदों के फैसले को बदलने का अधिकार इस चार्टर्ड एक्ट 1793 से जनरल गवर्नर के हाथ में आ गया। अचानक ब्रिटिश सरकार की तरफ से कई एक्ट पारित हुए। चार्टर्ड एक्ट अभी मैंने आपको बताया 1793, इसके बाद दूसरा चार्टर्ड एक्ट आया 1813 ईस्वी में। 1813 ईस्वी में जो चार्टर्ड एक्ट आया तो उसमें चाय के व्यापार को छोड़कर, जो केवल चाय का व्यापार था उसको छोड़कर सभी ब्रिटिश निवासियों को व्यापार की स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यानी कोई भी ब्रिटेन में रहने वाला व्यक्ति यहाँ भारत से किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता था, केवल चाय का व्यापार नहीं कर सकता था इस एक्ट के तहत। यानी 1813 जो ईस्वी में चार्टर्ड एक्ट आया था उसके तहत। इसके बाद भारत को शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए का प्रावधान, यानी भारत में सही रूप से शिक्षा हो सके, सभी भारतीयों को सही रूप से शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को कहा कि आप 1 लाख रुपए का प्रावधान अपने बजट में भारतीयों की शिक्षा के लिए रखेंगे। इसके बाद दूसरा इससे आगे आया 1833 चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्वी, ये कानून इसके अगला आया। इसमें चाय पर भी अधिकार को ख़त्म कर दिया गया। जो 1813 में चाय पर व्यापार करना नहीं कर सकते थे, उसको 1833 में भी ख़त्म कर दिया। अगर कोई भी ब्रिटिश चाहे तो चाय पर भी अपना व्यापार कर सकता है। बम्बई और चेन्नई की सरकारों में कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। यानी जो मुंबई और चेन्नई, जो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, वो वहाँ पर उनके गवर्नर होते थे, लेकिन उनके पास जो अधिकार था, जो वह कानून बना सकते थे, उसको ब्रिटिश सरकार ने उस कानून को भी छीन करके जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसी को केवल ये अधिकार प्राप्त कर दिया कि वो केवल इस कार्य को कर सकते हैं। इसके बाद 1853 का चार्टर्ड एक्ट, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य, यानी जो गवर्नर जनरल थे उसमें ब्रिटिश संसद ने 6 सदस्यों को और जोड़ दिया। यानी उनके नामों को संसद ने 6 सदस्यों को मनोनीत किया और उनको उसके साथ जोड़ दिया। और भारत में सिविल सर्विस जो सिविल सर्विस होती है, उसकी प्रतियोगिताओं की परीक्षा की व्यवस्था भी इसी एक्ट के समय में की गई। सन 1853 में नागरिक सेवा में प्रतियोगिता आरंभ की गई, सिविल सेवा की प्रतियोगिता आरंभ की गई, लेकिन जिसकी परीक्षा भारतीयों को भी इंग्लैंड में देनी होती थी और यह परीक्षा अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाती थी। पहले इस परीक्षा का जो समय था, जो उम्र थी, वो सन 1853 ईस्वी में 23 वर्ष रखी गई। इसके बाद कुछ समय के बाद 1863 ईस्वी में 21 वर्ष रखी गई और सन 1876 ईस्वी में इसको घटाकर 19 वर्ष इसकी आयु सीमा को रखा गया। यानी 19 वर्ष का जो व्यक्ति था वह इस परीक्षा में भाग ले सकता था, लेकिन भारतीय अंग्रेजी को नहीं जानते थे उस समय, लेकिन यह परीक्षा इंग्लैंड में होती थी और अंग्रेजी में इसको कराया जाता था। इसके आगे अंग्रेज़ों ने सन 1781 ईस्वी में कोलकाता शहर में एक मदरसा की स्थापना की और 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना अंग्रेज़ों के द्वारा की गई। इसके आगे एक राजा राम मोहन राय, जिन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि भारत के अंदर भी आप अंग्रेजी
अंग्रेजी का जो अंग्रेजी की शिक्षा है उसके लिए आप कुछ ऐसे कार्य करें जिससे भारतीयों को भी इंग्लिश को अंग्रेजी को पढ़ना सीख जाएं। इसके लिए अंग्रेज़ों के जो पदाधिकारी थे उन्होंने इस बात को समझा और कहा कि जब हम इस भारतवर्ष के अंदर बहुत समय तक राज करेंगे तो हमें अपने कार्य करने के लिए जो व्यक्तियों की आवश्यकता होगी तो उनको भी अंग्रेजी भाषा आना अति आवश्यक है। इसके लिए सन 1835 ईस्वी में सरकार ने लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में, किस सन में, 1835 ईस्वी में, 1835 ईस्वी में जो लॉर्ड मैकाले थे इनके नेतृत्व में अंग्रेजी अध्ययन से यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली, यूरोपीय ढंग की शिक्षा प्रणाली की नीति को घोषित किया और भारत में इस शिक्षा यानी अंग्रेजी शिक्षा का देने का श्रेय लॉर्ड मैकाले इनको जाता है। इन्होंने भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसके उपरांत इस सरकार ने भूमि सुधार में कई नियम अपनाए। सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए एक मालगुजारी व्यवस्था जिसको कहते हैं भूमि कर, मालगुजारी व्यवस्था जिसको हम नाम दे सकते हैं भूमि कर, वसूल जाने का एक विचार किया कि इसको हम किस प्रकार से वसूल सकते हैं। तो उस समय भारत के जनरल गवर्नर वारन हेस्टिंग थे। उन्होंने गांव में किसी भी एक व्यक्ति को इसका एक ठेके के रूप में कार्य दे दिया और उनको ये बता दिया कि आप इस एक गांव या दो गांव या तीन गांव या चार गांव यहाँ से उस वसूली को करके, जिसका नाम था मालगुजारी, उस समय का नाम मालगुजारी दिया था, वैसे ये भूमि कर कहा जाता है। तो उसको इकट्ठा करके इस ब्रिटिश के जो पदाधिकारी थे उनको आप वहाँ पर जमा करोगे। इसके बाद एक नाम आता है इस चैप्टर में, स्थायी बंदोबस्त लागू। स्थायी बंदोबस्त क्या होता है? जैसे ये जो भूमि कर था, जो मालगुजारी उठाने वाले लोग थे, जो व्यक्ति थे, उनसे बोलियां लगवाई जाती थी कि आप कितना जमा कर दोगे, आप कितना धन इकट्ठा कर दोगे, आप कितना धन इकट्ठा कर दोगे। तो जो व्यक्ति ज़्यादा इकट्ठा करता था उसको जमींदार के रूप में बना दिया जाता था और वह एक गांव या दो गांव या 10 गांव का जमींदार नियुक्त कर दिया जाता था। तो यह बच्चों आपने आज सीखा कैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव रहा, किस प्रकार से उसने कार्य किया। अब आप इस वीडियो से ये सब समझ लें। एक बार इस अध्याय का आप स्वाध्याय भी करें, इसको घर पे बैठ के आप पढ़ सकते हैं, समय की आपके पास कोई भी कमी नहीं है। और जो आपको इसके क्वेश्चन आंसर हैं, प्रश्नोत्तर हैं, वो आपको PDF के माध्यम से आपको प्राप्त होंगे। धन्यवाद।